हाय एवरीवन। आज हम इम्प्रेशन मटेरियल को स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है खुद में। इसमें हमको सारे ही टॉपिक्स के इसके जो भी मेजर 5 टॉपिक्स हैं उसमें हमको सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़नी है। फिर हमको इम्प्रेशन मटेरियल के आइडियल प्रॉपर्टीज कवर करने हैं। फिर हमको उसका क्लासिफिकेशन देखना है। क्लासिफिकेशन में हमको 5 मेजर मटेरियल मिलेंगे जिनको कवर करना है। सबसे पहला इम्प्रेशन कंपाउंड, फिर जेडोई पेस्ट, फिर अगार, एल्जिनेट और इलास्टोमर्स। ठीक है, इन सभी का इंडिविजुअली हमको ये हेडिंग्स कवर करनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मोड ऑफ सप्लाई कि वो किस फॉर्म में मार्केट में मिलते हैं, फिर एप्लीकेशन कि उनको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कॉम्पोजिशन कि वो बने किन चीज़ों से है, सेटिंग रिएक्शन कि कौन से रिएक्शन से सेट होकर हमारा फाइनल इम्प्रेशन बन रहा है, फिर प्रॉपर्टीज कि उनके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो आज के लेक्चर में हम केवल इम्प्रेशन कंपाउंड और जेडोई पेस्ट को कवर करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे का कवर करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं डेंटल इम्प्रेशन की। डेंटल इम्प्रेशन होता क्या है? ठीक है, बाय टेक्स्ट बुक इट इज अ नेगेटिव रिकॉर्ड it is a negative record of tissue of mouth. ठीक है, it is used to register or reproduce the form and relationship of the tooth with surrounding tissue. तो सबसे पहले नेगेटिव रिकॉर्ड क्या होता है? ठीक है, हमारे जो ओरल स्ट्रक्चर है, हमारे टीथ है, वो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है। जब हम उसका ऐसे इम्प्रेशन लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे जूम इन करूँ तो जहाँ पे भी सरफेसेस उठी हुई है या वहाँ पे यहाँ पे डिप्रेशन आ रहा है इम्प्रेशन में। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम नेगेटिव रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे माउथ में जहाँ एलिवेशन है यहाँ पर डिप्रेशन आ रहा है, तो ये नेगेटिव रिकॉर्ड है उसका। अब उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे हम उसमें मटेरियल पोर करके, जिप्सम या जो भी मटेरियल पोर करके हम उसका ऐसे एक पॉजिटिव रिकॉर्ड बनाते हैं। ये कास्ट हम बनाते हैं इस इम्प्रेशन मटेरियल के थ्रू। तो ये नेगेटिव रिकॉर्ड है इम्प्रेशन मटेरियल, जो कि टिश्यू ऑफ माउथ, ठीक है, हमारे ओरल टिश्यू का नेगेटिव रिकॉर्ड है, जो कि हमको क्या अलाउ करता है कि हम अपने माउथ के सारे डिटेल्स को रजिस्टर करें, यहाँ पे रजिस्टर करें और यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर पाए, उसको नए फॉर्म में रिप्रोड्यूस कर पाए। और हमको क्या क्या दिखता है उसमें कि इन सारे ओरल स्ट्रक्चर्स का रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, हमारे टीथ का रिलेशनशिप हमारे सराउंडिंग टिश्यू और बाकी के ओरल टिश्यू से कैसा है, इसमें हम देख पाते हैं। इट इज यूज टू प्रोड्यूस अ पॉजिटिव कास्ट और डाई, तो पॉजिटिव कास्ट बनाने में यूज होता है। ठीक है, आइडियल प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए इस मटेरियल के जो हम यूज कर रहे हैं? ठीक है, आइडियली सबसे बेस्ट मटेरियल हम कैसा बना सकते हैं? तो टेस्ट अच्छा होना चाहिए, स्मेल अच्छी होनी चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कलर भी अच्छा होना चाहिए ताकि पेशेंट आपको अलाउ करे, आप कोई गंदी सी चीज उनके मुंह में नहीं रख सकते हो। तो ये सारे प्रॉपर्टीज डिस्प्ले पे बेसिकली अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कोई भी टॉक्सिक और इरिटेटिंग इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए, वरना पेशेंट आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप इम्प्रेशन लो, उसको रख पाओ उनके मुंह में। ठीक है, एडिक्वेट शेल्फ लाइफ, मतलब कि ऐसा नहीं कि आज खरीदा कल खराब हो गया, वो अच्छा खासा समय चलना चाहिए आपने एक पैकेट खोला तो। और सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब बहुत जल्दी नहीं सेट होना चाहिए, बहुत देर से नहीं सेट होना चाहिए। क्लिनिक में आप जितनी देर आइडियल रहे, उसके सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होनी चाहिए। ईजी टू मैनिपुलेट, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं होने चाहिए मैनिपुलेट करने में। हम सबसे ज़्यादा एल्जिनेट यूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं, उसको खोलते हैं, घोल देते हैं। बहुत सिंपल होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम यूज़ ऑफ इक्विपमेंट, तो बेसिकली आसान होना चाहिए मैनिपुलेट करने के लिए। प्रोसेस सेटिस्फैक्ट्री कंसिस्टेंसी एंड टेक्सचर, फिर वही पेशेंट कंप्लायंस वाली बात है कि उसका टेक्सचर और कंसिस्टेंसी अच्छी रहेगी तो पेशेंट आपको नखरे नहीं दिखाएंगे कि उसको यूज़ करने में। अगर कोई ऐसा है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसकी कंसिस्टेंसी अनएक्सेप्टेबल है, टेक्सचर अजीब सा है, तो पेशेंट में भी कंप्लाई ना करे आपके साथ। एडिक्वेट स्ट्रेंथ, तो ऐसा नहीं कि हमने मुंह से निकाला, इंप्रेशन लिया और वो टूट गया। ठीक है, तो शुड नॉट टेयर अपॉन रिमूवल। डायमेंशनली स्टेबल, हम इम्प्रेशन को निकाल के पेशेंट के मुंह से थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं, हम एकदम इमीडिएटली कास्ट नहीं पोर कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर उसको थोड़ी देर के लिए रख रही हूँ तो वो डिफॉर्म हो जाए, वो सूख के सिकुड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। या ऐसा भी नहीं है कि उसको हम थोड़ा ह्यूमिडिटी में रख रहे हैं या हाई टेम्परेचर में रख रहे हैं तो उसका शेप चेंज हो जाए। ठीक है, तो वो एक अच्छे खासे रेंज ऑफ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में उसका फॉर्म वैसा ही रहना चाहिए।
फिर कंपैटिबल विद डाई एंड कास्ट मटेरियल, ठीक है, कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। तो डाई एंड कास्ट मटेरियल बेसिकली ये जितने भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं कास्ट पोर करने के लिए, उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए, उसके कांटेक्ट में आने पे वो चेंज नहीं होना चाहिए उसका फॉर्म। और कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग से भी मेटल डाइज बनती है, तो एक ये भी उसमें प्रॉपर्टी हुई तो बहुत अच्छा रहता है। फिर है नाइन्थ प्रॉपर्टी, शुड नॉट अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो ये डायमेंशनली स्टेबल वाली ही बात है कि डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। शुड रिप्रोड्यूस एक्यूरेट डिटेल्स ऑफ द माउथ, तो ये तो बेसिक है कि हम इसको डिटेल्स रिप्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो एक्यूरेट डिटेल्स प्रोड्यूस करने चाहिए। फिर आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। इम्प्रेशन कंपाउंड को हमने तीन बेसिस पे सॉरी इम्प्रेशन मटेरियल को हमने तीन बेसिस पे क्लासिफाई किया है। पहला है मोड ऑफ सेटिंग, कि वो फिजिकली सेट हो रहा है या केमिकली सेट हो रहा है, जो हमारा रिएक्शन है वो फिजिकल है या केमिकल है। पहला क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे है। दूसरा क्लासिफिकेशन है टिश्यू डिस्प्लेसमेंट में, मतलब कि जब हम उसको पेशेंट के मुंह में प्लेस कर रहे हैं तो क्या वो टिश्यू को अपनी जगह से हटा रहा है, क्या वो टिश्यू को दबा रहा है, या टिश्यू के ऊपर से आराम से फ्लो हो जा रहा है। मतलब अगर मेरे पास एक ये रिज है मेरी, लेट्स से ये मेरी रिज है, ठीक है, या टूथ है, इडेंचुलस रिज ही मेनली इस केस में यूज होती है। तो अगर मेरे पास एक म्यूको कंप्रेसिव मटेरियल है तो वो इसको यहाँ से पुश करेगा, ठीक है, ये इसके ऊपर आके इसको पुश करेगा और ये थोड़ी सी मेरा टिश्यू ऐसे अंदर की तरफ ऐसे दब जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो म्यूकोस्टैटिक मटेरियल है यानी कि उसको पुश नहीं कर रहा है, तो वो आराम से इसके ऊपर से फ्लो हो जाएगा और मेरे मटेरियल के साइज में, शेप में, सॉरी मेरे टिश्यू के शेप में, स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो दूसरा क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे। और तीसरा क्लासिफिकेशन है इलास्टिसिटी के बेसिस पे, कि हमारा मटेरियल रिजिड है यानी कि हार्ड है, या इलास्टिक है या फिर उसको थोड़ा सा खींच सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं क्योंकि ये आसान है समझने में। तो हमारे पास इम्प्रेशन मटेरियल है, ये या तो रिजिड यानी नॉन इलास्टिक हो सकता है या फिर इलास्टिक हो सकता है, ठीक है। तो नॉन इलास्टिक में क्या क्या आता है, प्लास्टर, इम्प्रेशन प्लास्टर को भी हम इम्प्रेशन लेने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो वो आता है नॉन रिजिड, आपने देखा होगा प्लास्टर बहुत हार्ड होता है। फिर इम्प्रेशन कंपाउंड, प्री क्लिनिक्स के एक्सरसाइज में हमने यूज किया है, उसको खींचने पे वो खींचता नहीं है। हाँ, जब गर्म होता है तो हम थोड़ा सा उसको पुल कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली वो रिजिड मटेरियल है, एक बार सेट हो गया तो उसमें वो बहुत हार्ड होता है। वैक्सेस सेम, हार्ड मटेरियल है, रिजिड है, नॉन इलास्टिक है। जेडोई, जेडोई पेस्ट, ये भी रिजिड मटेरियल में आता है, ठीक है। तो ये चार हैं जो कि रिजिड में आते हैं। इसमें से प्लास्टर और वैक्सेस के अलग से चैप्टर हैं, तो वो तो दूसरे चैप्टर्स में कवर्ड है। आज के लेक्चर में हम इम्प्रेशन कंपाउंड और जेडोई कवर करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं इलास्टिक में। तो इलास्टिक में क्या क्या आता है, इलास्टिक में दो फॉर्म्स है, एक है हाइड्रोकोलाइड्स, मतलब इसमें पानी होता है, पानी के साथ कंपैटिबल होते हैं, पानी कंटेन करते हैं एक्वस हाइड्रोकोलाइड्स। और दूसरा आता है नॉन एक्वस इलास्टोमर्स, इसमें पानी नहीं होता है, ये इलास्टिक है, इनको खींच सकते हैं लेकिन इनमें पानी का कंटेंट नहीं होता। तो एक्वस हाइड्रोकोलाइड्स में क्या आता है, अगार और एल्जिनेट, जिसमें से हम सबसे ज्यादा एल्जिनेट को यूज करते हैं, ठीक है। और नॉन एक्वस इलास्टोमर्स में ये तीन टाइप के इलास्टोमर्स हैं, पॉलीसल्फाइड्स, सिलिकॉन्स और पॉलीईथर्स, ठीक है। सिलिकॉन्स के दो टाइप्स होते हैं, एडिशन और कॉन्डेंसेशन, इन दोनों को ही हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं आज के लेक्चर में, सेकंड में हम अगार और एल्जिनेट को डिस्कस करेंगे, और थर्ड में नॉन एक्वस इलास्टोमर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला क्लासिफिकेशन मतलब जो कि हमने देखा था मोड ऑफ सेटिंग में, कि हमारा मटेरियल सेट केमिकल रिएक्शन से हो रहा है या टेम्परेचर चेंज से हो रहा है। जैसे हमने फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ा था बचपन में, कि जब पानी आइस बनता है तो वो टेम्परेचर की वजह से फिजिकल चेंज है, यानी कि टेम्परेचर चेंज इरिवर्सिबल होता है हमारा, सॉरी रिवर्सिबल होता है, तो वो मटेरियल वापस से इनिशियल फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, यानी कि ये चेंज हो सकता है, राइट। तो जो भी मटेरियल टेम्परेचर चेंज से सेट हो रहे हैं ये रिवर्सिबल है और थर्मोप्लास्टिक है। जो केमिकल चेंज जिनमें आ रहा है वो इरिवर्सिबल है, क्योंकि केमिकल का नेचर बदल गया, ठीक है, कुछ तो ऐसा उसमें रिएक्शन हुआ कि मटेरियल का स्ट्रक्चर नेचर ही बदल गया, और इसीलिए उसको थर्मोसेट कहते हैं, मतलब वो एक बार अगर सेट हो गया तो वो इरिवर्सिबल है, ठीक है।
तो केमिकल चेंज में कौन कौन से इम्प्रेशन मटेरियल आते हैं, इनको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला रिजिड और दूसरा इलास्टिक। ठीक है, तो केमिकल चेंज में रिजिड में कौन कौन सा है, इम्प्रेशन प्लास्टर और जेडोई, जिसको अभी हमने रिजिड में पढ़ा था, और इलास्टिक में है एल्जिनेट और इलास्टोमस। ठीक है, फिर टेम्परेचर चेंज से जो चेंज हो रहे हैं यानी कि रिवर्सिबल वाले, इसमें कौन कौन से रिजिड हैं, तो इसमें रिजिड है इम्प्रेशन कंपाउंड और इम्प्रेशन वैक्स। ठीक है, और इसमें इलास्टिक में कौन से हैं टेम्परेचर चेंज वाले यानी रिवर्सिबल कौन से हैं, तो इसमें है अगार। ठीक है, तो ये है बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। फिर आते हैं बेस्ड ऑन टिश्यू डिस्प्लेसमेंट, कि टिश्यू म्यूको कंप्रेसिव कौन सा है, यानी हमारे टिश्यू को दबा कौन सा रहा है। ठीक है, और म्यूको स्टैटिक कौन सा है, मतलब आराम से हमारे टिश्यू के ऊपर से फ्लो कौन सा हो जा रहा है। तो म्यूको कंप्रेसिव है इम्प्रेशन कंपाउंड, इलास्टोमर्स और हाई विस्कोसिटी एल्जिनेट। जनरली ये थोड़े थिकर होते हैं, तो आपके इडेंचुलस आर्चेस को ये दबाएंगे। ठीक है, और म्यूकोस्टैटिक है जो आराम से फ्लो हो जा रहे हैं, प्लास्टर, जेडोई, लो विस्कोसिटी एल्जिनेट। ठीक है, और इलास्टोमस, सॉरी नॉट इलास्टोमस, प्लास्टर, जेडोई और लो विस्कोसिटी एल्जिनेट। एक और बात, जब हम इम्प्रेशन मटेरियल को नॉन इलास्टिक और इलास्टिक में डिवाइड करते हैं, तो नॉन इलास्टिक जनरली इडेंचुलस आर्चेस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, यानी कि जिनमें दांत नहीं है, और इलास्टिक जनरली डेंचुलस आर्चेस के लिए यूज होते हैं, जिन पेशेंट्स में दांत है जनरली इनको ऑर्थो पर्पस के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे हम प्रोस्थो में जब कंप्लीट डेंचर के लिए इम्प्रेशन लेते हैं तो इनको यूज करते हैं। आगे आते हैं, हमारा पहला कंपाउंड जो हमको डिस्कस करना है, इम्प्रेशन कंपाउंड। ठीक है, तो इम्प्रेशन कंपाउंड क्या होता है, इसको हम मॉडलिंग प्लास्टिक भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन पे आता है सबसे पहले, मॉडलिंग प्लास्टिक भी कहते हैं। अभी हमने देखा कि रिजिड है, रिवर्सिबल है यानी टेम्परेचर चेंज से सेट हो रहा है, और म्यूको कंप्रेसिव है यानी कि हमारी आर्च को दबा रहा है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक है, वही सेम बात है, इम्प्रेशन मटेरियल। फिर क्लासिफिकेशन पे आते हैं, तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास इसके दो टाइप्स हैं, टाइप ए और टाइप टू, सॉरी टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या है, इम्प्रेशन कंपाउंड लो फ्यूजिंग। ठीक है, इम्प्रेशन कंपाउंड इसको कहते हैं, लो फ्यूजिंग है ये, और फ्यूजन टेम्परेचर क्योंकि इसका 60 डिग्री है, लेस देन 60 डिग्री है। और दूसरा है हमारे पास ट्रे कंपाउंड, हाई फ्यूजिंग, और इसका फ्यूजन टेम्परेचर है ग्रेटर देन 60 डिग्री। ठीक है, अब इनका काम क्या क्या है, कहाँ पे इनको यूज करते हैं, तो लो फ्यूजिंग वाला आता है हमारे पास, लो फ्यूजिंग वाला आता है हमारे पास शीट के फॉर्म में और स्टिक के फॉर्म में। अगर आप यहाँ पे इमेज देखेंगे तो ऐसे ये शीट्स आती हैं और ये स्टिक्स आते हैं। ठीक है, लो फ्यूजिंग के, तो लो फ्यूजिंग की शीट कहाँ पे यूज हो रही है, इडेंचुलस आर्च के इंप्रेशन लेने में। आपने फर्स्ट ईयर में प्री क्लिनिक्स में इसको यूज भी किया होगा। हम नॉर्मल जब कंप्लीट डेंचर बनाते हैं तो इसको यूज करते हैं। और स्टिक कहाँ पे यूज हो रही है, बॉर्डर मोल्डिंग के लिए। ठीक है, बॉर्डर मोल्डिंग ऑन इम्प्रेशन ट्रेस और रिकॉर्डिंग इम्प्रेशन ऑन सिंगल क्राउन यूजिंग कॉपर रिंग टेक्निक। ठीक है, ट्यूब इम्प्रेशन, तो इसको आप शॉर्ट में केवल ट्यूब इम्प्रेशन भी कह सकते हो। कहाँ पे ये यूज हो रहा है, पहला वाला शीट यूज हो रही है, सॉरी शीट यूज हो रही है टेकिंग इम्प्रेशन ऑफ इडेंचुलस आर्च, और स्टिक यूज हो रही है पहला बॉर्डर मोल्डिंग के लिए और दूसरा ट्यूब इम्प्रेशन के लिए। अब बॉर्डर मोल्डिंग क्या होती है, बॉर्डर मोल्डिंग होती है जब हम इम्प्रेशन ले रहे होते हैं अपने पेशेंट का कंप्लीट डेंचर के लिए, हम पहला इम्प्रेशन लेते हैं इम्प्रेशन कंपाउंड से। ठीक है, फर्स्ट इम्प्रेशन, फिर हम उसका कास्ट पोर करते हैं, उस कास्ट पे हम पेशेंट के आर्च के हिसाब से एक कस्टम ट्रे बनाते हैं। कस्टम मतलब उस पेशेंट के आर्च के हिसाब से कस्टमाइज। तो ये जो ट्रे है ना, ये हमने खुद से बनाई हुई है। अब इसके ऊपर ये जो साइड साइड में ग्रीन कलर का मटेरियल है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का मटेरियल है, ये है आपका स्टिक वाला इम्प्रेशन कंपाउंड जो मैंने यहाँ पे दिखाया था ना। इसको ही पिघला पिघला के हम ये साइड साइड का बॉर्डर के माउथ के जितने भी हमारे डेंचर का बॉर्डर बनेगा ना, इसका हम अलग से इम्प्रेशन लेते हैं इस मटेरियल से। इसको कहते हैं बॉर्डर मोल्डिंग। ठीक है, और फिर ट्यूब इम्प्रेशन होता है, ये एक सिंगल टूथ का इम्प्रेशन लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, उसके लिए यूज होता है। फिर आते हैं टाइप 2 पे, ट्रे कंपाउंड। ट्रे कंपाउंड होता है हाई फ्यूजिंग, ग्रेटर देन 60 डिग्री इसका फ्यूजन टेम्परेचर होता है, और इसको इम्प्रेशन ट्रे बनाने के लिए यूज करते हैं। इम्प्रेशन ट्रेस इम्प्रेशन लेने के लिए यूज होते हैं, तो उसके लिए हम टाइप 2 इम्प्रेशन कंपाउंड यूज करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं मोड ऑफ सप्लाई पे, कि ये मार्केट में कैसे मिलता है, तो शीट, स्टिक,
केक और कोन इन फॉर्म्स में मिलता है, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो प्राइमरी इंप्रेशन, जो मैंने बोला ना कि हम पहला इंप्रेशन लेते हैं पेशेंट का, प्राइमरी इंप्रेशन कहते हैं उसको, उसमें यूज करते हैं। फिर इंडिविजुअल टूथ इंप्रेशन, मतलब अगर एक सिंगल दांत का इंप्रेशन भी चाहिए, जो हमने टूथ इंप्रेशन की बात, ट्यूब इंप्रेशन की बात की, उसमें यूज कर सकते हैं। बॉर्डर मोल्डिंग, जो कि मैंने अभी बताया क्या होता है। और चेक अंडर कट्स इन इनले प्रिपरेशन, तो इनले प्रिपरेशन में भी ये यूज होता है, ठीक है। फिर आगे आते हैं इसके कॉम्पोजिशन पे, इसमें होता क्या क्या है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे याद रखोगे कि हमारे पास एक केक है इम्प्रेशन कंपाउंड का, जनरली ऐसा ही रेड कलर का एक राउंड केक आता है, ठीक है। तो इसमें अभी क्या क्या होगा, इसका हम कॉम्पोजिशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, ठीक है, थर्मोप्लास्टिसिटी देता है एक मटेरियल जिसको हम कहते हैं रेजिन, कोपल रेजिन, ठीक है। ये है 20%। तो आप ये जितना भी लाइट रेड या थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट रेड एरिया देख रहे हैं ना, इसको कह देते हैं रेजिन। थर्मोप्लास्टिक है, आपके पास अगर कोई मटेरियल है जो कि टेम्परेचर पे चेंज हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो उसमें कुछ तो होगा जो उसको थर्मोप्लास्टिसिटी दे रहा है। तो पहला कॉम्पोनेंट है थर्मोप्लास्टिक रेजिन, जो कि है 20%। फिर हर एक मटेरियल में हमको कुछ तो ऐसा चाहिए जो उसको स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। दो चीजें हर मटेरियल में इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है प्लास्टिसाइजर जो कि सब कुछ बाइंड करके रखता है, और दूसरा होता है स्ट्रेंथ देने वाला फिलर काइंड ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 20% देखा कि रेजिन है। फिर दूसरे मेजर कंपाउंड पे आते हैं, सबसे ज्यादा 50% इसमें क्या है, वो है टैल्क, डायटोमस अर्थ, ठीक है। ये क्या होता है, ये फिलर की तरह काम करता है, स्ट्रेंथ देता है। तो इसमें आप 50% ये मान लो कि इसमें ऐसे डॉट डॉट ये फिलर भरा है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एक प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर क्या है, स्टेरिक एसिड। प्लास्टिसाइजर का काम क्या है, ये सब कुछ को बाइंड करके रखता है। तो अगर आप इस इमेज पे देखोगे तो मैं ऐसे लिंक्स बना दूं, तो ये है हमारा प्लास्टिसाइजर, ठीक है। ये सब कुछ को बाइंड करके रख रहा है। तो ये हमारा तीसरा कंपोनेंट हो गया। फिर हमारे पास दो चीजें हैं इसको अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। हमारा बेसिक काम हो गया, टेम्परेचर पे ये चेंज हो जाएगा, स्ट्रेंथ दे दी, सब कुछ एक साथ बांध दिया। अब हमको ये स्मूथ चाहिए, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस के लिए हमने ऐड किया वैक्स, ठीक है। कार्नोबा वैक्स 7% क्या देता है, स्मूथ सरफेस, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास कलरिंग एजेंट, किसी भी अमाउंट में, अप्रोप्रिएट अमाउंट में, जो उसको प्रॉपर कलर देगा, ठीक है। कलरिंग एजेंट, अप्रोप्रिएट अमाउंट, रेडिश ब्राउन कलर। तो यहाँ पे इसको भी आप किसी चीज से डिनोट कर सकते हो, मे बी अगर मैं एक रेड डॉट ऐसे बना दूं तो ये आपका वैक्स हो जाएगा। और कलरिंग एजेंट के लिए भी किसी डायग्राम से हम डिनोट कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे पिंक डॉट से। तो ये डायग्राम आपको हेल्प करेगा याद रखने में कि इसके कंपोनेंट्स क्या थे, ठीक है। तो एक आपको ये जो ब्लू कलर के सर्कल्स हैं, ये आपके डायटमस अर्थ हो गए। ये लिंक्स आपको याद रहेगा कि प्लास्टिसाइजर है, सब कुछ जोड़ के रख रहा है। फिर ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये कलरिंग एजेंट है, और एक छोटा सा वैक्स का टुकड़ा है, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो इसको डायग्रामेटिक फॉर्मेट में। फिर आता है सेटिंग रिएक्शन, ये रिएक्शन कौन सी हो रही है जिससे ये मटेरियल सेट हो रहा है। तो हमारे पास एक रिजिड मटेरियल आया है, ऐसे केक के फॉर्म में, हार्ड है। अभी हम इसको हीट करते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है। फिर हम उसको सॉफ्ट करके एक अच्छे से ऐसे आटे की बॉल बनाते हैं, वैसे बॉल बनाते हैं, ट्रे पे लोड करते हैं, दांत का इंप्रेशन देते हैं, और फिर वो ठंडा होकर वापस से रिजिड हो जाता है, तो हमको उसका इंप्रेशन मिल जाता है। तो यही इसका सेटिंग रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, बस टेम्परेचर का चेंज। फिर आते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, बायोलॉजिकल, नॉन टॉक्सिक है, ठीक है, कुछ भी खराब नहीं कॉज करेगा, नॉन पॉइजनस है, नॉन इरिटेंट है, ठीक है। फ्लो, तो फ्लो के इसके दो टाइप है। टाइप 1 का फ्लो रहता है लेस देन 6% माउथ टेम्परेचर पे, और टाइप 2 का फ्लो रहता है लेस देन 2% माउथ टेम्परेचर में, मतलब टाइप 2 ज्यादा गाढ़ा है, ठीक है। और 45 डिग्री पे इसका फ्लो टाइप 1 का रहता है 80 to 85%, और इसका 70 to 85%। फ्लो इसकी वो कितने आसानी से फैलता है। तो ये वाला टाइप 2 हम देख सकते हैं कि ज्यादा मुश्किल है इसको फैलाना, थोड़ा सा ज्यादा स्टिफ मटेरियल है ये, ठीक है। फिर आगे आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लो, किन फैक्टर्स से फ्लो अफेक्ट होता है।
तो एक है वेट नीडिंग। जब आपने इसको मैनिपुलेट किया होगा तो आपने देखा होगा कि हम इसको गर्म पानी में रखते हैं इम्प्रेशन कंपाउंड को। तो जब इम्प्रेशन कंपाउंड को हम गर्म पानी में रख के और बार बार उसको खींच के उसका शेप चेंज करके गोला बनाते हैं, तो क्या होता है उसमें एयर एंड वाटर इंट्रैपमेंट, मतलब उसको बार बार उसका शेप चेंज करने में उसमें हवा और पानी बीच में मटेरियल के फंस सकते हैं, उससे फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फ्लो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि ये मटेरियल को आपके इम्प्रेशन को डिस्टॉर्ट कर देगा निकालने के बाद, क्योंकि जो भी हवा या पानी उसमें फंसा है वो तभी निकल जाएगा और आपका प्रॉपर इम्प्रेशन नहीं आ पाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, हाई टेम्परेचर फ्लो को। हाई टेम्परेचर से क्या होता है, फ्लो बढ़ जाता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्या होता है कि जब हम बहुत गर्म पानी में इसको डाल रहे हैं, तो जो हमारे प्लास्टिसाइजर्स हैं हमारे कंपाउंड में, ये पानी में ही रह जाएंगे। ठीक है, ये पानी में रह जाएंगे, तो हमारे इम्प्रेशन कंपाउंड की प्लास्टिसिटी कम हो जाएगी, यानी वो एक साथ जुड़ के नहीं रहेगा, वो फिर ब्रिटल हो जाएगा, टूटने लग जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके थर्मल प्रॉपर्टीज पे कि टेम्परेचर चेंज करने पे इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज में कैसे चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर है 39 डिग्रीज। इसको कहते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो इस पे क्या होता है कि 39 डिग्रीज बहुत क्रिटिकल है। अगर मैंने टेम्परेचर इससे कम किया तो मेरा मटेरियल बहुत रिजिड हो जाएगा। ठीक है, बहुत सख्त हो जाएगा, एज इन कि इसके पहले मैं अगर उसमें नाखून डाल रही थी तो मेरे नाखून का इंप्रेशन आ रहा था, लेकिन अब 39 डिग्री से कम पे इस पर कोई इंप्रेशन नहीं आएगा। ठीक है, उसको पेनिट्रेट करना भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन 39 डिग्रीज के मैं जैसे ही ऊपर जाऊंगी तो उसकी ब्रिटलनेस जाने लग जाएगी, यानी कि उसको खींचने पे वो थोड़ा सा खींचने लग जाएगा, थोड़ा सा इलास्टिक हो जाएगा। और इलास्टिक का मतलब मेरा इलास्टिक मटेरियल से नहीं है, इलास्टिक मटेरियल डिफरेंट होते हैं, ये रिजिड ही है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा नहीं होगा कि वो खींचने पर टूट जा रहा है, वो थोड़ा सा आपको खींचने की एबिलिटी दिखाएगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, फिर आते हैं फ्यूजन टेम्परेचर पे, जो कि होता है 43.5 डिग्रीज। तो इस पे क्या होता है कि इस टेम्परेचर पे आपका मटेरियल इतना सॉफ्ट हो चुका होता है कि हम इसको मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडियल टेम्परेचर है 43.5 डिग्रीज। फिर आता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पे, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर कराने बढ़ाने पे हमारा मटेरियल कितना एक्सपैंड होता है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है इस मटेरियल में, क्योंकि इसमें थर्मोप्लास्टिक इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है, तो माउथ और रूम टेम्परेचर पे इसका 0.3 डिग्री, यानी कि आप माउथ से इसको रूम टेम्परेचर पे लाओगे तो इसका 0.3% कंप्रेशन होता है। ठीक है, लेकिन इसको कैसे हम कम कर सकते हैं इस एरर को, इसमें पहले हम प्राइमरी इंप्रेशन दे सकते हैं। हमने कोई भी हमको इंप्रेशन दिया था, हमने एक बार उसका इंप्रेशन दिया, फिर हम उसको फ्लेम पे एक बार हीट कर सकते हैं, फिर दोबारा हम उसको सेकेंड एक बार और वापस से उसको मुंह में डाल के इंप्रेशन दे सकते हैं, और फिर ये लीनियर कंप्रेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरा क्या तरीका है कि हम ट्रे पे थोड़ा सा पानी डाल दें, उसको लोड होने से पहले, यानी ट्रे पे मटेरियल डालने के पहले हम थोड़ा सा पानी डाल दें, तो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे होगा उस हिसाब से एरर कम आएगा, कोफिशिएंट यानी कि कंप्रेशन कम आएगा। ठीक है, तीसरी है थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी। तो इस मटेरियल की कंडक्टिविटी बहुत कम है और उसको ध्यान से हैंडल करना होता है। फिर आते हैं डिस्टॉर्शन पे कि ये खराब कैसे होता है, इसका शेप कैसे कैसे डिस्टॉर्शन हो सकता है इसमें। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन होता है इंटरनल स्ट्रेस की वजह से, और इंटरनल स्ट्रेस में क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है, हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, पुअर थर्मल कंडक्टिविटी, लार्ज टेम्परेचर ड्रॉप फ्रॉम सॉफ्टनिंग टेम्परेचर टू रूम टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि आपने उसको बहुत ज़्यादा गर्म पानी में डाल दिया और फिर आप इसको रूम टेम्परेचर पे जब लाओगे तो इसका कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो डिस्टॉर्ट कर देगा इसको। फिर आते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। तो एडवांटेजेस हैं कि आप इसको रीयूज कर सकते हो एक पेशेंट के लिए, बार बार इस अगर एक बार अच्छा इंप्रेशन नहीं आया तो आप इसको वापस से मोल्ड करके सेम पेशेंट के लिए यूज कर सकते हो। करेक्टेबल वही बात है। ठीक है, कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड ट्रे बॉर्डर्स। तो क्या होता है कि बाकी जो मटेरियल होते हैं, अगर ये मेरा ट्रे है, लेट्स से कि ये मेरा जनरली मैंडिबल में ऐसी दिक्कत आती है कि ये मेरा अगर ट्रे है और पेशेंट के दांत लेट्स से यहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी मटेरियल में मुझे बड़ा ट्रे लगेगा, ये मटेरियल खुद को सॉफ्ट नहीं कर पाएगा, और लेट्स से कि ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रे जो कि अवेलेबल है, तो हमको यहाँ पे कुछ तो डालना पड़ता है।
कोल्ड की ओर से इसको सपोर्ट दे के यहाँ पे ट्रे को एक्सटेंड करना पड़ता है, फिर हम इम्प्रेशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मटेरियल खुद को इतना सपोर्ट कर पाता है कि हम अगर डायरेक्टली इसमें बस यहाँ तक इम्प्रेशन मटेरियल भी डालेंगे ना, तो ये आगे का इम्प्रेशन भी खुद को सपोर्ट करके देना हमको अलाउ कर देगा। ठीक है, तो ये इसका एक एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस हाई विस्कोसिटी है। ठीक है, तो बहुत फाइन डिटेल्स रिकॉर्ड नहीं करता है। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू को कंप्रेस करता है तो आपको एक्यूरेट डिटेल्स नहीं मिलेंगी। वही बात इसमें है कि सॉफ्ट टिश्यू को कंप्रेस कर रहा है, इसीलिए बहुत एक्यूरेट डिटेल्स नहीं मिल रही है, और डिस्टॉर्शन हो सकता है ड्यू टू पुअर डायमेंशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, इसका मैनिपुलेशन, तो मैनिपुलेशन आप सबने किया ही होगा। जब हम स्टिक या कोन को यूज कर रहे हैं तो हम इसको डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर डालते हैं, और जो भी हमको ज़रूरत जहाँ पे होती है उस पे डाल के इम्प्रेशन ले सकते हैं। लेकिन फिर दूसरा है कि अगर हम शीट को या केक को यूज़ कर रहे हैं तो हम लार्ज अमाउंट होता है वो, तो हम उसको वाटर बाथ में डालते हैं। तो हमारे पास एक ऐसे बोल होता है जिसमें पानी होता है, गर्म पानी। इसमें हम हमारे शीट को या केक को डालते हैं, और यहाँ पे वो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होता है तो फिर हम इसको धीरे-धीरे उसको पानी से निकाल के फिर हम इसका बॉल बनाते जाते हैं ऐसे करके। जब वो कंप्लीटली मोल्डेबल हो जाता है, फिर हमारे पास एक ट्रे होती है जिस पे हम इस बॉल को लोड करके और फैला के यहाँ पे लोड कर देते हैं। ठीक है, तो वही है कि नीडेड विथ फिंगर्स फॉर यूनिफॉर्म प्लास्टिसिटी, लोडेड ऑन ट्रे, रिकॉर्डिंग इम्प्रेशन, और कास्ट पोर्ड विद इन एन आवर। तो 1 घंटे के अंदर क्यों पोर करना है? ताकि डिफॉर्म ना हो हमारा मटेरियल। ठीक है, फिर अब दूसरे मटेरियल पे आते हैं। हमारा दूसरा रिजिड मटेरियल था जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल में क्या है, जब इसका इंट्रोडक्शन ये है कि जब हम जिंक ऑक्साइड को यूजिनॉल से मिक्स करते हैं तो हमको एक मटेरियल मिलता है जिसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इसको हम कॉन्स में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट। कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं? करेक्टिव इम्प्रेशन और फाइनल वॉश। तो ये क्या होता है कि मैंने एक प्राइमरी इम्प्रेशन लिया, ऐसे ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये हम मेरा नॉर्मल इम्प्रेशन था। फिर मैंने इसमें ये जिंक ऑक्साइड ये पेस्ट डाला रेड कलर का, और इसकी वजह से मेरे फाइनर डिटेल्स रिकॉर्ड हो पाए। ठीक है, जो भी बहुत फाइन डिटेल्स थे वो रिकॉर्ड करने में हेल्प किया। इसको कहते हैं फाइनल वॉश। फिर आता है बाइट रजिस्ट्रेशन पेस्ट। तो बाइट रजिस्ट्रेशन पेस्ट क्या करता है, हमको अगर किसी का अक्लूजन चेक करना है, बाइट चेक करना है, तो उसमें यूज हो सकता है। टेम्पररी रीलाइनिंग मटेरियल फॉर डेंचर्स। तो अगर हमारा डेंचर टूट गया है, उसको थोड़ी देर टेम्परली जोड़ के रखने के लिए, ताकि हम उसको रिपेयर कर पाए, उसको सही पोजीशन में रख पाए, ये यूज होता है। और सर्जिकल पैकिंग मटेरियल, तो अगर कहीं पे कोई इंजरी है, सर्जरी के बाद हील करने के लिए, पेशेंट को थोड़ा रिलीफ देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मोड ऑफ सप्लाई, टू पेस्ट सिस्टम। ठीक है, एक ऐसे कैटलिस्ट एक पेस्ट पेस्ट आता है, एक कैटलिस्ट पेस्ट आता है। ठीक है, पेस्ट पेस्ट होता है व्हाइट कलर का, और कैटलिस्ट पेस्ट होता है रेड कलर का। ऐसे ही 2 ट्यूब में मिलता है हमको ये मटेरियल। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इसके 2 टाइप्स है। टाइप 1 फास्ट सेट होता है, टाइप 2 नॉर्मल सेट। टाइप 1 फास्ट सेट की थिन कंसिस्टेंसी होती है, और टाइप 2 की थिक कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है, फिर इसके कॉम्पोजिशन पे आते हैं। बेस पेस्ट, बेस पेस्ट यानी कि वाइट वाला। ठीक है, कैटलिस्ट हमेशा रेड होता है, बेस पेस्ट वाइट होता है। तो इसकी क्या कंसिस्टेंसी है? सबसे पहले इसमें है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, हमारा 2 मेजर कंपोनेंट है, जिंक ऑक्साइड और यूजिनॉल। तो पहले बेस में है जिंक ऑक्साइड, रिएक्टिव इंग्रेडिएंट 87%, तो मेजर तो यही हो गया। फिर है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड है रिटार्डर। रिटार्डर ये हेल्प करता है हमारे, जब हम इस पे इम्प्रेशन पोर कर रहे होते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी ऐसे सेट ना हो, उसके लिए यूज होता है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तीसरा है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल होता है प्लास्टिसाइजर, सब कुछ को बांध के रखता है एक साथ, इसमें यूज होता है प्लास्टिसाइजर। फिर है एक्सिलरेटर पेस्ट। एक्सिलरेटर पेस्ट यानी रेड कलर का। अभी इसमें क्या क्या होता है, तो पहला हमने लिया था कि हमारा रिएक्शन ही हो रहा है जिंक ऑक्साइड और यूजिनॉल का, तो जिंक ऑक्साइड आ गया बेस पेस्ट में। अब यूजिनॉल किस में आएगा? ये आएगा एक्सिलरेटर में। ये है 12% रिएक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, इसमें है एक्सिलरेटर। ठीक है, हम वहां पे हमारे पास रिटार्डर था, उसके इफेक्ट को काउंटर करने के लिए हमारे पास है एक्सिलरेटर।
फिर दूसरा है हमारे पास क्या, थर्मोप्लास्टिसिटी देने के लिए, यानी उसको खिंचाव और की एबिलिटी देने के लिए हमारे पास है गम डमार और पॉलीमराइज्ड रेजिन, ये है 50%। ठीक है। फिर मैंने बताया था कि हर मटेरियल में हमको एक फिलर और प्लास्टिसाइजर तो लगता ही है, तो हमारा ये फिलर यानी स्ट्रेंथ और बॉडी देने वाला मटेरियल है सिलिका। ठीक है, फिलर। और प्लास्टिसाइजर है लैनोलिन। ठीक है। उसके बाद हम क्या डाल रहे हैं, रेजिनस बाल्सम फ्लो को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ताकि हर कोने कोने में जाके ये इंप्रेशन रिकॉर्ड करे। और कलरिंग एजेंट अप्रोप्रिएट अमाउंट। तो इसको याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 7 चीजें हैं। ठीक है, 7 चीजें हैं। इसमें से सबसे पहला है हमारे पास तो जिंक यूजिनॉल, सॉरी यूजिनॉल, वो तो मेन है। ठीक है, तो फर्स्ट है यूजिनॉल। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, दूसरा हमने सबसे बात की थी कि एक प्लास्टिसाइजर और एक फिलर तो हो गई। ठीक है, एक प्लास्टिसाइजर एक फिलर, 3 हो गए। चौथा मटेरियल हम एक डाल रहे हैं एक्सीलरेटर, तो आप पिछले वाले से याद रख सकते हैं कि रिटार्डर था, तो इसमें हम एक्सीलरेटर डाल रहे हैं। एक्सीलरेटर पेस्ट है तो एक्सीलरेटर डाल रहे हैं। पांचवा है हमारे पास थर्मोप्लास्टिसिटी के लिए कुछ। ठीक है, थर्मोप्लास्टिसिटी के लिए हम गम डमार यूज कर रहे हैं। और छठा है हमारे पास फ्लो बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसमें से आपको ये 3 याद रखने पड़ेंगे। और फिर एक हमारे पास कलरिंग कंपाउंड है, वो तो हमेशा ही होता है। ठीक है, फिर अब आगे आते हैं सेटिंग रिएक्शन पे, कि इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है जो हमारा मटेरियल सेट हो रहा है। तो अभी तक हमने जो इम्प्रेशन कंपाउंड की बात की थी, तो वो फिजिकल चेंज से सेट हो रहा था, टेम्परेचर चेंज से। लेकिन यहाँ पे है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन मतलब कि इरिवर्सिबल, इसको हम वापस से पहले जैसा नहीं कर सकते। जैसा ये ट्यूब से पेस्ट निकला था, हम इम्प्रेशन लेने के बाद उसको वैसा नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन क्या हो रही है, इसमें 2 स्टेप की रिएक्शन हो रही है। पहली है हाइड्रोलिसिस और दूसरा है एसिड बेस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड पानी से रिएक्ट कर रहा है, जिंक हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है, ये जिंक हाइड्रोक्साइड आ रहा है दूसरे स्टेप में, बेस की तरह काम कर रहा है। मेटल हाइड्रोक्साइड्स बेस होते हैं। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है यूजिनॉल से, जो कि है एसिडिक इन नेचर। एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, सॉल्ट क्या बन रहा है, जिंक यूजिनोलेट। ठीक है, जिंक यूजिनोलेट का स्ट्रक्चर क्या है, चीलेट। चीलेट यानी ऐसे ये बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है, आपस में ये ऐसे चीलेट बॉन्ड्स बना के ऐसे मैट्रिक्स, नॉट मैट्रिक्स लेकिन ऐसे ये क्रिस्टलाइज करके सेट मास ऐसे स्ट्रक्चर बना देंगे। और एसिड बेस रिएक्शन तो पानी बन रहा है। पानी क्या कर रहा है, इनके बाइंडिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये जो हमारे चीलेट बने हैं, इनको अच्छे से आपस में बाइंड करने में हेल्प कर रहा है वाटर। तो ये है इसकी सेटिंग रिएक्शन। अब आते हैं इसके सेटिंग टाइम पे। तो इनिशियल सेटिंग टाइम है 3 to 5 मिनट्स, फाइनल है 10 to 15 मिनट्स। लेकिन आपको पेशेंट के मुंह में इसको 3 to 5 मिनट्स के पहले रखना होता है। इनिशियल सेटिंग के आप पहले नहीं के बाद नहीं उसको प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो यू हैव टू पुट इट इन द पेशेंट्स माउथ बिफोर इनिशियल सेट। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम किन चीज़ों से अफेक्ट होता है, तो साइज ऑफ जिंक ऑक्साइड पाउडर। अगर छोटा साइज है पाउडर का, तो यानी जो आपको पेस्ट मिल रहा है उसमें आपने कभी तो पाउडर बनाते वक्त यूज हुआ होगा, तो अगर उसका साइज छोटा है तो उसका सेटिंग टाइम कम होगा, सरफेस एरिया ज्यादा है, जल्दी रिएक्शन होगी। ठीक है, बेस एक्सेलरेटर रेशियो। ठीक है, तो कितना एक्सेलरेटर हम यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से, रिटार्डर और वैक्स कितना यूज हो रहा है उस हिसाब से। और चौथा है मिक्सिंग टाइम। ठीक है, तो जितना ज्यादा मिक्सिंग टाइम होगा, सेटिंग टाइम उतना कम हो जाएगा। जितनी देर तक आप मिक्स करते रहोगे उतने कम टाइम लगेगा उसको सेट होने में। ठीक है, फिर आते हैं प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज कैसी हैं, तो कंसिस्टेंसी एंड फ्लो कैसा है, तो म्यूकोस्टैटिक मटेरियल है। ठीक है, आपके टिश्यू को कंप्रेस नहीं कर रहा है, ये आपका टिश्यू है, इसके ऊपर से बहुत आराम से ऐसे फ्लो कर जा रहा है। ठीक है, कहीं से इसको नहीं दबा रहा है, आराम आराम से फ्लो कर जा रहा है। ठीक है, डज नॉट डिस्प्लेस द सॉफ्ट टिश्यू एंड रिकॉर्ड्स फाइनर डिटेल्स, तो अच्छा मटेरियल है कंपेयर टू इम्प्रेशन कंपाउंड। ठीक है, एडीएस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो टाइप 1 पेस्ट है, ये 30 to 55 mm के रिकॉर्ड्स डिटेल करता है। और टाइप 2 पेस्ट, सॉरी कंसिस्टेंसी इसकी होती है 30 to 50 mm की, और टाइप 2 होता है 20 to 45 mm, यानी ये थोड़ा सा थिकर होता है टाइप 1। ठीक है, टाइप 2 है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सॉरी सेकेंड प्रॉपर्टी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये होती है 7 मेगापास्कल्स की।
2 घंटे बाद मिक्स करने के बाद इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी होती है तो फ्रैक्चर्स को जनरली रेजिस्ट कर जाता है, ठीक है। डायमेंशनल स्टेबिलिटी सैटिस्फैक्ट्री है, श्रिंकेज नहीं होती है, 0.1% है, कम है श्रिंकेज। कंपैटिबल विद स्टोन एंड डाई, शेल्फ लाइफ 1 ईयर, तो अच्छी शेल्फ लाइफ है। फिर आते हैं मैनिपुलेशन पे, इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो हमारे पास ऐसे एक बेस पेस्ट मैंने बताया था वाइट कलर का होता है और एक्सेलरेटेड पेस्ट रेड कलर का होता है। इन दोनों को हम लेते हैं, ठीक है, इक्वल लेंथ में। तो जो इसकी लेंथ है यही इसकी लेंथ होनी चाहिए, इक्वल लेंथ में दोनों को लेते हैं ग्लास स्लैब के ऊपर, उसको ऐसे मिक्स करते हैं ताकि एकदम होमोजीनस मिक्स हो जाए, ठीक है। कहीं इसको हम उठा के ग्लास स्लैब को नीचे देखते भी हैं कि कहीं नीचे कुछ वाइट या रेड रह तो नहीं गया। तो बस ऐसे इसकी मिक्सिंग होती है। बेस पेस्ट लिया, एक्सेलरेटर पेस्ट लिया, स्टेनलेस स्टील स्पैचुला से मिक्स करते हैं ग्लास स्लैब पे या ऑयल इम्प्रीवियस पेपर पे। 1 मिनट तक मिक्स करते हैं, मिक्सिंग टाइम। यूनिफॉर्म पेस्ट बन जाता है तो इसको कस्टम ट्रे या जिस भी ट्रे पे हमको लोड करना है, स्पेशल इम्प्रेशन ट्रे पे लोड करते हैं, इम्प्रेशन लेते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं और कास्ट को पोर करते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो एडवांटेज है सबसे बड़ा कि फाइन डिटेल्स को रिकॉर्ड करता है, जो कि इम्प्रेशन कंपाउंड का डिसएडवांटेज था कि वो फाइन डिटेल्स नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था, ये फाइन डिटेल्स को रिकॉर्ड कर रहा है। डायमेंशनली स्टेबल है, ठीक है। सेपरेटिंग मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको यूज़ करने के लिए, मैं नॉर्मल इम्प्रेशन के ऊपर से इसको डाल के इम्प्रेशन ले सकती हूँ, ठीक है। माइनर डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड लोकली, तो छोटा सा अगर कहीं पे आपको नहीं आया इम्प्रेशन, वहाँ पे थोड़ा सा वापस से इम्प्रेशन मटेरियल डाल के आप दोबारा इम्प्रेशन दे सकते हो, सही हो जाएगा, ठीक है। रिक्वायर स्पेशल ट्रेस, तो इसको हम नॉर्मल ऐसे मेटालिक ट्रे पे जैसे हम इम्प्रेशन कंपाउंड को यूज़ कर रहे थे उस पे नहीं यूज़ कर सकते, हमको इसके लिए कस्टम ट्रे बनानी पड़ती है, उस पे ही ये फ्लो होगा, ठीक है। स्टिकी नेचर है, टिश्यू के साथ चिपकता है, बर्निंग सेंसेशन कॉज कर सकता है जो पेशेंट्स यूजिनॉल के लिए एलर्जिक होते हैं उनमें, ठीक है। कैन कॉज टिश्यू इरिटेशन, सेम चीज़। और इट कैन बी यूज्ड फॉर टीथ अंडरकट एरियाज, इन इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। तो ये फ्लो हो सकता है अंडर कट्स में जो कि इम्प्रेशन कंपाउंड नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पे यूज़ हो सकता है, तो ये एडवांटेज है, इसको इधर होना चाहिए। एडवांटेज है कि कैन बी यूज्ड फॉर अंडर कट एरियाज। तो अगर हम क्लासिफिकेशन पे वापस जाएं तो हमने आज ये 2 टॉपिक्स कवर कर लिए, ठीक है। नॉन इलास्टिक, हमने बेसिकली नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन कंपाउंड कवर कर लिए, हमने इम्प्रेशन कंपाउंड देख लिया, जेडोई यूजिनॉल देख लिया, और प्लास्टर और वैक्सेस के लेक्चर ऑलरेडी है चैनल पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम अगार और एल्जिनेट को कवर करेंगे और फिर तीसरे लेक्चर में हम इलास्टोमर्स को कवर करेंगे, ओके। तो आई होप आपको लेक्चर हेल्पफुल लगेगा। थैंक यू।